हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लो बाइट्स 906। आज की इस वीडियो में हम कंपटीशन लॉ का पहला केस देखेंगे। ब्रह्मदत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 का ये केस लॉ है। इस केस लॉ को समझने से पहले एक थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि किस तरीके से कंपटीशन लॉ डेवलप हुआ है इंडिया के अंदर। कंपटीशन से मतलब क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। सपोज करो कि एक प्रोडक्ट है, जैसे कि सपोज करो पेंसिल है। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी कंपनियां होंगी मार्केट में जो पेंसिल बनाती होंगी। अब कंपटीशन करता क्या है, कस्टमर को बेटर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है गुड क्वालिटी के अंदर। अब एक दूसरे के अंदर उनके अंदर यही कंपटीशन होगा कि कस्टमर को किस तरीके से अपने पास लाया जाए और कस्टमर कैसे उन कंपनी के पास जाएगा जब वो कंपनी सस्ते दाम पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट उसको देगी, तब वो जाएगा। अब उसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इनोवेशन करनी पड़ेगी, किस तरीके से अच्छे से वो प्रोडक्ट बना सकते हैं कम कॉस्ट के अंदर, कहाँ पे वो कॉस्ट को कट करके उस प्रोडक्ट को सस्ते दाम में बेच सकते हैं। अब एक तो तरीका यह है कि कंपटीशन होगा मार्केट में जिससे बेटर प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा क्या है, अगर वो 5-6 कंपनियां जो पेंसिल बनाती है वो सारे आपस में मिल जाएं और मिलकर ये डिसाइड कर लें कि उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट वो मार्केट में बेचेंगी और सेम प्राइस रखेंगी, प्राइस को क्या कर ले, फिक्स कर दें। अब यहाँ पे कंपटीशन एलिमिनेट हो जाएगा, उनके अंदर कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। इसमें लॉस किसका है, कस्टमर का लॉस है, क्योंकि उसको महंगे दाम पे घटिया प्रोडक्ट मिलेगा, जबकि अगर कंपटीशन होता तो अच्छे दाम पे उसको बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता। तो ये है कंपटीशन। अब कंपटीशन एक्ट 2002 आने से पहले भी इंडिया में एक एक्ट था जिसको बोलते हैं मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969। क्योंकि पहले जो सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो की जाती थी इंडिया के अंदर, एक मिक्स इकोनॉमी थी, हालांकि उसका बैंड जो था वो सोशलिस्ट था, सोशलिस्ट इकोनॉमी की साइड ज्यादा टिल्ट होती थी वो, और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी होते थे लेकिन उतने ज्यादा नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट थे कि हर एक इंसान मार्केट में उतर ही नहीं सकता था, क्योंकि लाइसेंस बेस्ड सिस्टम था। लाइसेंस लेने के लिए उनको बहुत ज्यादा ब्राइब करना पड़ता था ऑफिसर्स को, तब जाके उनको लाइसेंस मिलेगा। फिर बाद में भी उनके ऊपर रेगुलेशंस रहती थी जिससे कि बहुत डिफिकल्टी होती थी बिजनेस करने के लिए। तो इससे होता क्या चला गया, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होती चली गई। कुछ ही लोगों के हाथ में सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई हो गए थे, जिससे क्या हुआ, जो अमीर थे उनके पास में कंसंट्रेशन हो गई वेल्थ को। उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए और मोनोपोली को कंट्रोल करने के लिए वो एक्ट बनाया गया था, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था मोनोपोली को कंट्रोल करना और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और प्रोहिबिट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। ऐसी कोई भी प्रैक्टिस जो कि ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर रही है उनको भी एलिमिनेट करना। ये ही मेन मुद्दे थे मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट के। लेकिन जब एलपीजी रिफॉर्म्स आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 के अंदर जब वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, उसके बाद मार्केट जो है इंडियन मार्केट वो फॉरेन प्लेयर्स के लिए ओपन हो गई। बाहर की कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडिया के अंदर आने लगी। अब जैसे अमेरिका बेस्ड कंपनी, अमेरिका में पहले से ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, वहां पे बिजनेस माइंडेड लोग रहते हैं, बिजनेस ही करते हैं। तो वहां से जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी इंडिया के अंदर आई, तो उनको पहले से ही इस चीज का अंदाजा होता है कि किस तरीके से मार्केट के अंदर अपनी जगह बनानी है, पकड़ बनानी है और किस तरीके से कंपटीशन को एलिमिनेट करना है। तो मेन चैलेंज जो था अब गवर्नमेंट के पास ये था कि कंपटीशन को किस तरीके से बरकरार रखा जाए, क्योंकि कंपटीशन अगर थोड़े टाइम के लिए तो हो सकता है बेनिफिशियल हो उन्हीं कंपनी के लिए, लेकिन बाद में कंपटीशन क्या करता है, मार्केट से जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको एलिमिनेट कर देता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे जियो आने के बाद बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां जो थी वो मार्केट से एलिमिनेट होगी, कुछ का मर्जर हो गया, ठीक है। इस तरीके से अगर कंपटीशन नहीं होता है मार्केट में तो जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलेगा और जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते चले जाएंगे। तो 1999 में राघवन कमेटी बनती है। राघवन कमेटी का काम था कि ये चीज को इवेल्युएट करना कि जो एमआरटीपी एक्ट है वो किस हद तक वैलिड रह सकता है या फिर नया ही एक एक्ट लेकर आना पड़ेगा हमें। तो राघवन कमेटी ने ये रिकमेंडेशन दिया कि वो एक्ट बहुत ऑब्सोलेट हो चुका है, उसके अंदर अगर अमेंडमेंट भी करेंगे तो हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा कि हम एक फ्रेश एक्ट लेकर आए। तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एनेक्टमेंट किया गया कंपटीशन को बरकरार रखने के लिए इंडिया के अंदर। और उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे कंपटीशन एक्ट के, ऐसी सारी प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना जो कि एडवर्स इंपैक्ट रखती हैं किसके ऊपर, कंपटीशन के अंदर, उन सबको एलिमिनेट करना है। दूसरा, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, मार्केट के अंदर कंपटीशन को बरकरार रखना है।
प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। कंपटीशन अगर होगा मार्केट के अंदर तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स का जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन क्या करता है, फैसिलिटेट करता है अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम दाम में मिलेगा कस्टमर को। और इंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को भी इंश्योर करना है, ये मेन ऑब्जेक्टिव थे कंपटीशन एक्ट के। अब ये कंपटीशन एक्ट किस तरीके से इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता है, कंपटीशन एक्ट 2002 के अंदर ये प्रोविजंस रखे गए कि उसके अंदर एक कंपटीशन कमीशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। कंपटीशन कमीशन वो क्या करेगा, इन सबको रेगुलेट करेगा, पेनल्टीज लगाएगा, और अगर ऐसा पाया जाता है कि कंपटीशन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट करने वाली कोई भी प्रैक्टिसेस किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या किसी एंटरप्राइज के द्वारा की जा रही हैं तो उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगा और कॉम्पनसेशन भी ग्रांट करेगा। ये सारी पावर्स थी कंपटीशन कमीशन के पास। अब अपेरेंटली ये सारी पावर्स जुडिशियल फंक्शंस के अंदर दिखती हैं कि जुडिशरी भी इसी तरीके के काम करती है। और इसकी अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग सबसे ज्यादा मेन इशू जो अराइज होता है कंपटीशन कमीशन के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग होता है। जो अपॉइंटमेंट है एक कमेटी करेगी, वो कमेटी कौन एस्टेब्लिश करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वो कमेटी बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट वो कमेटी बनाएगी, और वही उसके कंपटीशन कमीशन के जो चेयरपर्सन है और जो मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करेगी। वो डिफरेंट फील्ड से आ सकते हैं, कोई एक्सपर्ट होगा किसी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर, या फिर कोई ब्यूरोक्रेट हो सकता है, वो कोई जुडिशियल बॉडी का मेंबर भी हो सकता है। ऐसे सारे प्रोविजंस रखे गए। नेसेसरली कोई जुडिशरी का पर्सन नहीं होगा जो चेयरपर्सन होगा, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। इसी चीज को चैलेंज किया गया एक रिट पिटीशन के द्वारा। ब्रह्मदत्त एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि जो ये कंपटीशन कमीशन का जिस तरीके से अपॉइंटमेंट हो रहा है वो कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का वोलेशन करता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वो फंक्शन परफॉर्म कर रही है जो जुडिशियल के फंक्शंस हैं। क्योंकि एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करेगी चेयरपर्सन को कंपटीशन कमीशन के, और कंपटीशन कमीशन के पास ऐसी सारी पावर्स हैं जो अपेरेंटली क्या है, जुडिशियल फंक्शंस हैं। अब मैं अपेरेंटली जुडिशियल फंक्शंस क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे अभी ये मैटर डिसाइड नहीं हुआ है कि वो जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है। ये एक बस रिट पिटीशन फाइल की गई थी इस ग्राउंड के ऊपर। पिटिशनर का कंटेंशन ये था कि जो कंपटीशन कमीशन का चेयरपर्सन है वो नेसेसरली या तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जो है जज होना चाहिए, या रिटायर्ड जज हो सकते हैं, या फिर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं, जैसे कि बाकी सारे जो जुडिशियल फंक्शंस करने वाले ट्राइब्यूनल्स में होता है। अब जो पिटिशनर है वो एक केस का सहारा लेते हैं, एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, 1987 का यह केस लो है। इस केस लो में चैलेंज किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट को। उसमें हुआ क्या था कि कोर्ट ने बोला था कि अगर अपॉइंटमेंट तो कर सकते हैं ट्राइब्यूनल्स में पर्संस की, लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को हमें ध्यान में रखना होगा और नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस जो है उनको प्रोटेक्ट करते हुए हमें जो जुडिशियल पर्संस है उन्हीं को वहां पे अपॉइंट किया जाना चाहिए। तो पिटिशनर का आर्ग्यूमेंट ये था, जबकि यूनियन गवर्नमेंट ये आर्ग्यू कर रही थी कि ये एक एक्सपर्ट बॉडी है और इसके लिए एक्सपर्टीज उस फील्ड में होना बहुत जरूरी है, इकोनॉमिक फील्ड में एक्सपर्टीज का होना जरूरी है, और जुडिशरी ऐसी एक्सपर्टीज प्रोवाइड नहीं कर सकती है। तो ये था यूनियन ऑफ इंडिया का आर्ग्यूमेंट। अब इसमें लीगल इशू क्या फ्रेम होता है, वेदर द चेयरपर्सन शुड बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड एंड नीड नॉट नेसेसरली बी ए जज और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, कि क्या जो पर्सन है, जो चेयरपर्सन है, वो एक्सपर्ट होना चाहिए उस फील्ड में या फिर जुडिशरी भी उसको प्रोवाइड कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट क्या ऑब्जर्वेशन देता है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट if an expert body is to be created by the union government, it might be appropriate for the government to consider the creation of two separate bodies. अगर वो एक्सपर्ट बॉडी प्रोवाइड ही करना चाहती है यूनियन गवर्नमेंट, तो उसको ये ध्यान में रखना चाहिए कि रेगुलेटरी फंक्शंस एग्जीक्यूटिव परफॉर्म कर ले और जुडिशियल फंक्शंस जो है वो एक जुडिशियल बॉडी परफॉर्म करे। इसलिए दो सेपरेट बॉडी का गठन होना चाहिए उसके अंदर, एक खाली कंपटीशन कमीशन नहीं बनना चाहिए जिससे वो दोनों फंक्शंस परफॉर्म करे, क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन होता है। अब होता क्या, इस केस के दौरान ही दो एडिशनल काउंटर एफिडेविट फाइल किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें गवर्नमेंट कहती है कि हम इसके अंदर कुछ नेसेसरी अमेंडमेंट्स करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब ये अमेंडमेंट हो जाएगी तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो ओपन रहेंगे डिस्कशन के लिए, ऐसा नहीं कि ये डिस्पोज हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन क्यों बोली कि
ये सारे के सारे क्वेश्चन जो ऑपरेशन मतलब सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो ओपन रहेंगे डिस्कशन के लिए अमेंडमेंट के बाद भी, क्योंकि अगर वो पहले से ही ये चीज नहीं बोलती तो रेस जुडिकाटा लग जाता है इसके ऊपर कि ये ऑलरेडी डिसाइड कर रखे हैं ये क्वेश्चंस। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब ये अमेंडमेंट आ जाएगा उसके बाद अगर ये क्वेश्चन अराइज होते हैं तो उनके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा अमेंडमेंट के बाद। तो इस केस में सिर्फ इतना ही होता है कि अमेंडमेंट के लिए गवर्नमेंट जो है वो एफिडेविट फाइल करती है। आउटकम क्या होता है इस जजमेंट का? इस जजमेंट का आउटकम ये होता है कि एक अमेंडमेंट होता है कंपटीशन एक्ट के अंदर, जिससे क्या कंपटीशन कमीशन अलग से एडवाइजरी बॉडी और रेगुलेटरी बॉडी बनाई जाती है और एक अपीलेट ट्राइब्यूनल का गठन किया जाता है, कंपटीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल, जो बाद में रिप्लेस किया जाएगा 2017 के फाइनेंस एक्ट के द्वारा। उसको सारी की सारी पावर्स जो है फिर वो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास चली जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक एडवाइजरी बॉडी अलग और रेगुलेटरी बॉडी अलग से बनाई गई कंपटीशन कमीशन, और एक कंपटीशन कमीशन अपीलेट ट्राइब्यूनल अलग से बनाया गया अमेंडमेंट करके, जो एडजुडिकेटरी फंक्शन परफॉर्म करता था। और वहां के जो पर्सन थे, चेयरपर्सन या मेंबर्स थे, वो जुडिशरी से लिए गए और कंपटीशन कमीशन के मेंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव और जो एक्सपर्ट थे उस फील्ड में वहां से लिए गए। आई होप आपको ये केस जरूर समझ में आया होगा। इसकी पीडीएफ जो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल्सो यू कैन सर्च माई टेलीग्राम चैनल बाय नेम lowbytes_906। थैंक यू सो मच।